live stream. I think we can start. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Kirti. I welcome you all to Facebook Live session. Today we will be talking about diet and diabetes. Whenever a person or any family member is diagnosed with diabetes, maybe it is type 2 or type 1 or pre-diabetes, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हमारे साथ क्या हो गया और अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या खाएंगे, अब तो हमारा सब कुछ खाना पीना बंद हो गया. So dear friends, the goal of today's talk is to clear your doubts regarding diabetes and diet. When you manage your diabetes or pre-diabetes, eating plays a main role. Eating well, moving well is the key to manage diabetes, but eating right should not be boring. So today, to answer all these questions, we all are here. अगर हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट की, तो कोई दो डायबिटिक पेशेंट एक जैसे नहीं होते, कोई दो डायबिटिक पेशेंट की डाइट एक जैसी नहीं हो सकती है, कोई दो डायबिटिक पेशेंट की एक्सरसाइज रूटीन, दवाइयाँ एक जैसी नहीं हो सकती. तो यहाँ रोल आता है डाइटिशियन का. एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान होना चाहिए जो उसे ये बताए कि उसको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्योंकि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज मैनेजमेंट में. जो भी हम खाते हैं वो इम्पैक्ट करता है हमारी ब्लड शुगर लेवल्स को. तो टुडे वी हैव डॉक्टर मकर विद अस एंड कविता विद अस टू क्लियर अवर डाउट्स रिगार्डिंग diet and diabetes. Welcome both of you. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हम हमेशा बोलते हैं यू हैव टू फॉलो अ डायबिटिक डाइट, लेकिन एग्जैक्टली डायबिटिक डाइट होता क्या है? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर कीर्ति. और जो आज हमारा इस फेसबुक लाइव का पर्पस है वो यही है कि जो डाइट से रिलेटेड हमारी मिथ्स हैं या जो कंफ्यूजन हैं उसको हम जितना क्लियर कर सकें वो करें. तो बेसिकली डायबिटिक डाइट ऐसे प्रोजेक्ट की जाती है जैसे कि डाइट में कोई मतलब उस आदमी को खाना छोड़ के कुछ अलग ही दुनिया में जाना पड़ेगा और दूसरा खाना खाना पड़ेगा और रूटीन खाना जो जितनी दूसरा जो परसेप्शन आता है कि जितनी भी खाने में अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी बंद हो जाएंगी और जो खराब चीज़ें हैं वो हम खाना शुरू कर देंगे. अदरवाइज डायबिटिक डाइट से क्या परेशानी क्या होनी चाहिए? अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आपको खराब चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो यू शुड बी हैप्पी. बट वो पहला इंप्रेशन होता है डॉक्टर साहब खा तो कुछ सकते नहीं है. ये किसने कहा है कि कुछ नहीं खा सकते हैं? सो डायबिटिक डाइट की पहली चीज तो सबको कंसेप्ट बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि डायबिटीज डाइट इज नॉर्मल हेल्थी डाइट फॉर एवरीवन विच इज गुड नॉट ओनली फॉर डायबिटीज पेशेंट्स बट फॉर एवरीवन इन द फैमिली. एक्चुअली हम लोग जो रूटीन में खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं. बट जब हम डायबिटिक डाइट एडवाइस करते हैं तो वी मेक श्योर कि उसको एक हेल्दी डाइट मिल रही है जिससे उसके शुगर भी ज़्यादा नहीं बढ़े, उसके बीपी या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आए और शुगर कंट्रोल्स भी अच्छे रहें. और वो अगर हेल्दी डाइट बाकी लोग भी खाते हैं घर के सब तो सबकी हेल्थ बेटर होती है. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि डाइट के साथ वेट गेन नहीं हो डायबिटीज़ पेशेंट्स का. सो अगर आप वो नॉर्मल डाइट खा रहे हो बाकी लोगों का वेट गेन नहीं होगा, एक अच्छी चीज़ है. कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक रहेंगे और अच्छी चीज़ है. ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और अच्छी चीज़ है. हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क कम होगा, अच्छी चीज़ है. सो ये एक हेल्दी डाइट है. अगर सब लोग खा रहे हैं, कई कई लोग उसमें जिनको डायबिटीज़ होने की टेंडेंसी है वो डायबिटीज़ से बच जाएंगे, कई और बीमारियों से बच जाएंगे. सो आई थिंक डायबिटिक डाइट बहुत एक हेल्दी डाइट होती है. बाकी ज़्यादा डिटेल्स आई विल रिक्वेस्ट कविता, वो हाईलाइट करेगी डायबिटिक डाइट के बारे में. श्योर सर. सो जैसा कि आपने बताया कि डायबिटिक डाइट एक हेल्दी डाइट होती है जो सबको फॉलो करनी चाहिए. तो क्या रहता है एक डायबिटिक डाइट में? सबसे पहले अगर हम लेके चले कि हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि मील टाइमिंग्स हमने अपने रेगुलर करने हैं. फर्स्ट थिंग इज
कि हमारे मील टाइमिंग्स रेगुलर होने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारा एक अच्छा पोर्शन मील का होना चाहिए, फाइबर रिच होनी चाहिए, फैट्स उसमें लो होने चाहिए, प्रोटीन का एक पोर्शन हम हर मील में लें, वाटर इनटेक हमारा अच्छा होना चाहिए, जो रिफाइंड शुगर्स हैं या जो जंक फूड है या एक्सेस कैलोरीज हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट जूसेस या रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई चीजें लेते हैं, फुल क्रीम फुल फैट डेयरी लेते हैं, वो नहीं होनी चाहिए इसमें। सो बेसिकली ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो हमारी शुगर्स को इफेक्ट ना करें, वेट गेन ना करें और रिच इन फाइबर हो, कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए वो डाइट। सो दैट इज अ डायबिटिक डाइट। सो कविता, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आया कि डायबिटिक डाइट बेसिकली एक हेल्दी डाइट है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके मन में आता है, क्या एक डायबिटिक डाइट फैमिली के सारे मेंबर्स फॉलो कर सकते हैं? हाँ, कंसिडरिंग जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये एक हेल्दी डाइट है, तो सबको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए बिकॉज न्यूट्रिएंट रिच है, हाई इन फाइबर है, लो इन फैट है, सो एवरीबडी शुड फॉलो इट। सर, कल एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में एंड जनरल जो हमने ऑब्जर्व करा है वो भी ये है कि ओबेसिटी जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ शुगर। तो यहाँ रोल आता है डाइट का। तो आई थिंक जो कविता कह रही है वो इस सिचुएशन में बिल्कुल फिट होता है। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल ये ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ द कोविड थोड़ी एक्टिविटी वैसे भी लोगों की कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी। और एक हमारे विद यू नो मोर ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरिंग द हाउस होल्ड्स, हर बच्चे के हाथ में एक आप फोन और एक टैबलेट पकड़ा देते हो। अगर आज से 15 साल पहले हम चले जाएं टाइम में, तो बच्चों के लिए गेम्स होती थी, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, रूटीन छोटी छोटी गेम्स जो सड़कों पे बच्चे पिट्ठू खेलते थे और भागा दौड़ी करना, छुपन छुपाई खेलना, वो सब चीजें तो बंद हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी तो बच्चों की हो गई कम। दूसरा, उनके सामने एक स्क्रीन आ गया जिसपे कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, और आधा टाइम वो ये भी नहीं चाहते कि आप सुनो कि क्या उसमें से आवाज आ रही है, तो हेडफोन भी लगा होता है। और उस टाइम पे उनको वो स्क्रीन और साथ में कुछ मंच करने को चाहिए होता है, और साथ में मंचिंग भी अननेसेसरी ऐड हो गई। तो एक तरफ फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ गई है, दूसरी तरफ जो अनकॉन्शियस मंचिंग कहना चाहिए, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो खा रहे हैं, बस एक वो होता है कि कुछ खाने को मिल रहा है, और पेरेंट्स भी बड़े आराम से उनको कि चलो इस बहाने कुछ खा रहा है, खाने देते हैं, और अल्टीमेटली वेट गेन हो रहा है। तो वेट एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो रही है, और जो बच्चों में पर्टिकुलरली एडोलेसेंट्स में जो वेट गेन है, उसकी वजह से वी आर सीइंग टाइप 2 डायबिटीज इन यंग एडल्ट्स नाउ, एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, जो कि हम नॉर्मली इंडिया में वैसे ही कहते थे कि 10 साल पहले होती है इंडियंस को डायबिटीज। सो 10 साल पहले का मतलब था कि हमें 45 टू 50 ईयर्स में होती है। अब वही डायबिटीज हम 20 से 25 साल की एज में भी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ओबेसिटी। तो अगर पूरे घर का पैटर्न जो है खाने का अगर हेल्दी ईटिंग होगी, तो ये सब चीज़ों में आप कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने में और कई बीमारियों को प्रिवेंट करने में। कविता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक आइडियल ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक हेल्दी प्लेट लेकर आई हूँ, हेल्दी ईटिंग प्लेट विच एवरीवन शुड फॉलो, नॉट ओनली डायबिटिक पेशेंट्स बट एवरीवन शुड फॉलो। आई लेट यू सी दिस। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो ये हेल्दी ईटिंग प्लेट है जिसमें हाफ ऑफ द पोर्शन हमारा जो प्लेट का है that is of fruits and vegetables, variety of fruits and vegetables we can include in this half portion। 1/4 portion हमारा grains का है जिसमें हमारे होल ग्रेन्स, नॉट रिफाइंड ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, जिसमें हमारा होल व्हीट आता है, ब्राउन ब्रेड हो गई, दलिया हो गया, ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए। तो ये सारे हमारे होल ग्रेन्स का 1/4 पोर्शन ऑफ द प्लेट लेते हैं। और 1/4 पोर्शन ऑफ द प्लेट इज प्रोटीन्स, लीन प्रोटीन्स, वेजिटेबल प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में हमारे आ जाते हैं पीस हो गया, बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गया, चिक पीस हो गए। सो एंड नॉन वेजिटेरियन में हमारे आ जाते हैं चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, कॉटेज चीज हो गया।
सो एक बैलेंस्ड मील के लिए हमारी प्लेट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, जिसमें हाफ पोर्शन इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 1/4 is grains, and 1/4 is a portion of protein. So, You mean- so this is an ideal and healthy plate. So you mean to say कि ये सारे जो हमारे macronutrients हैं ये हमारी तीनों meals में होने चाहिए. हाँ. A portion of carbs should be there, fat should be there, and protein should be there. Yes. ठीक है. तो अच्छा, बेसिकली मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे कविता ने आपको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल दिया, एक विजुअल इम्प्रेशन दिया कि आपकी प्लेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फैट्स फूड्स का। तो अगर आप चीज़ नोटिस करेंगे कि कैलोरी डेंस जो फूड्स हैं वो आपके कम होने चाहिए, Right, sir. फाइबर कंपोनेंट आपके डाइट में ज़्यादा होना चाहिए, और मिनरल्स वाइटामिन भी आपके एडिक्वेट होने चाहिए। मिनरल्स वाइटामिन के लिए आपको फ्रूट्स और Fruits and vegetables. वेजिटेबल्स आपको चाहिए होते हैं। अगर आप एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट ले रहे हैं तीनों टाइम, तो कोई वजह नहीं है कि घर में किसी को भी ये डाइट नुकसान करेगी या फायदा नहीं करेगी। तो जो डॉक्टर कीर्ति ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि क्या डायबिटिक डाइट घर के बाकी लोग भी ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे से कॉमनली पूछते हैं पेशेंट्स, तो मेरा यूजुअल जवाब ये होता है कि एक्चुअली घर के सब लोगों को यही डाइट देनी है आपने, और उनको समझाना पड़ता है अटेंडेंट्स को भी, घर के लोगों को भी, कि क्योंकि घर में कहीं ना कहीं आपका ईटिंग पैटर्न, ईटिंग बिहेवियर हेल्दी नहीं है, तो ये इनको एक जने को डायबिटीज हो गई इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को नहीं होगी, बाकी को भी होने का रिस्क बढ़ेगा। सो अगर अभी से आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न शुरू करते हैं तो बाकी लोगों का डायबिटीज होने का भी और वेट गेन होने का रिस्क भी कम होता है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेना डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। कविता, मैं आपसे ना कुछ स्नैक ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगी। क्या हेल्दी स्नैक ऑप्शंस आप सजेस्ट करेंगी हमारे पेशेंट्स के लिए? हाँ, यस, बिकॉज ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम स्नैक में क्या खाएं। तो वी हैव सम ऑप्शंस, लाइक अगर आप चाय ले रहे हैं या कॉफी ले रहे हैं तो साथ में आप भुना चना खा सकते हैं। क्वांटिटी सबकी ध्यान में रखनी चाहिए कि मॉडरेट अमाउंट्स में ही लेना है। रोस्टेड मखाना आप ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, फ्रूट्स भी इवन आप ले सकते हैं मॉडरेट अमाउंट्स में। और अगर आपको थोड़ी कैलोरीज और इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में तो आप चीला ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं घर का बना हुआ। और सो दीज आर ऑल स्नैक ऑप्शंस which we can have in mid meals. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि बहुत सारे मिथ्स हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके। लोग इससे कैंसर हो जाता है, खाएं ना खाएं, कुछ लोग फीका नहीं खा सकते हैं। तो आप क्या हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहेंगे रिगार्डिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स? सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें एस्पर्टेम कॉमनली यूज होता है, या सुक्रालोस और माल्टोडेक्स्ट्रिन जो कॉमनली यूज होते हैं, या इवन सैकरीन यूज होता है। बेसिकली पर्पस क्या है इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का? अगर आप शुगर लेते हैं, एक चम्मच शुगर में 5 ग्राम में 20 कैलोरीज होती है, जो कि आप रूटीन में सोचिए कि एक कप चाय को मीठा करने के लिए यूज करते हैं। बट इनकी जो स्वीटनिंग पावर होती है, इनकी जो स्वीटनेस होती है, वो रफली 200 टाइम्स ज्यादा होती है कॉमन शुगर से। सो एक्चुअली जो जितना आपका मिठास एक चम्मच शुगर से आना है, उतना इनके शायद कितना बनेगा, 0.2 मिलीग्राम से आ जाएगा, 0.2 ग्राम से आ जाएगा, या 0.2 मिलीग्राम से आ जाएगा। सो 20 मिलीग्राम होता है आई थिंक, जो कैलकुलेशन आएगा रफली 18 मिलीग्राम्स का एक टैबलेट होता है इनका। सो क्वांटिटी इतनी कम चाहिए होती है। तो अगर हम उसका भी अगर 5 ग्राम यूज करें तो शायद कैलोरीज उतनी आ जाएंगी, बट क्योंकि कैलोरीज उतनी हमें चाहिए नहीं होती, हमें पोर्शन बहुत कम चाहिए होता है इनका स्वीटनिंग के लिए, तो आपकी कैलोरीज बहुत कम हो जाती है। तो अगर दिन में आप 4 कप चाय पी रहे हैं जिसमें आप चीनी यूज कर रहे हैं, तो आप 80 कैलोरीज ले रहे हैं चीनी से, शुगर से। वही कैलोरीज अगर आपने हटा दी तो 80 कैलोरीज आपके खान रोज की कम हो जाती हैं, जबकि आप टेस्ट फिर भी मेंटेन कर सकते हैं। आप मीठा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब इशू ये आता है कि बहुत सारी ले इन्फॉर्मेशन
इनके बारे में चलती रहती है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और दुनिया भर की रिपोर्ट्स आती हैं, इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ता है, ये वो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इन सब चीज़ों के लिए देयर इज अनफ डाटा, साइंटिफिक स्टडीज काफ़ी हैं, और ये सब जो मैंने नाम लिए अभी, एस्पर्टेन, सुक्रालोस, माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये सब एफडीए से अप्रूव्ड है। एफडीए अप्रूवल तभी होता है जब आपकी साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन हो स्ट्रांग हो, वैलिडेटेड हो। दूसरी चीज होती है, एक इनकी परमिसिबल डेली डोज होती है। परमिसिबल डेली डोज वो होती है जो आप डेली बेसिस पे अगर लेते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म यूज में उसके कोई साइड इफेक्ट्स या कोई हार्म आने की चांसेस नहीं होते। सो सपोज आपकी परमिसिबल डोज एक चीज की, हम फॉर दैट मैटर फूड की लेते हैं, आपकी डेली रिक्वायरमेंट फूड में 4 चपाती की है, तो वो आपकी परमिसिबल डोज है, आप उतनी 4 चपाती खा रहे हैं, आपसे उसका, आपकी हेल्थ उससे मेंटेन्ड है बाकी चीज़ों के साथ, आपका वेट भी गेन नहीं होता, आपकी एडिक्वेट कार्ब भी मिल रहे हैं, आपको फाइबर भी मिल रही है, और आप उसमें चले जा रहे हैं। अगर उससे आप 6 खानी शुरू करते हैं 4 से, तो कहीं ना कहीं आपका वेट गेन होना शुरू होगा, कहीं ना कहीं और कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे मेटाबॉलिज्म में। सो यहाँ पे हम बिल्कुल एज पे चल रहे हैं, अगर हम परमिसिबल डोज से थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं तो नुकसान होना शुरू हो जाता है। इनके साथ एडवांटेज ये है कि इनकी परमिसिबल डोज जितनी है एक्चुअली उतनी कोई नॉर्मल इंडिविजुअल यूज नहीं करता, क्योंकि इनकी स्वीटनिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि जो डेली रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वो परमिसिबल डोज से भी 1/10 या 1/5 होती है। सो जैसे आई थिंक जो स्वीट एंड लो या जो भी हैं ब्रांड्स का तो मुझे नहीं पता, जैसे एस्पर्टेम की 18 मिलीग्राम्स की टैबलेट आती है, तो उसकी डोज जो है परमिसिबल डोज आई थिंक 200 मिलीग्राम। अब अनलेस आप 10 या 12 गोलियां रोज खा रहे हो, यूज कर रहे हो उसकी अपने उसमें, तो आप परमिसिबल डोज पे पहुंचते हो। अगर आप 3-4 यूज कर रहे हो तो परमिसिबल डोज भी नहीं आप यूज कर रहे। सो इनका सेफ्टी मार्जिन काफी ज्यादा है, टू द एक्सटेंट कि सम ऑफ दी स्वीटनर्स आर अप्रूव्ड इवन फॉर यूज इन प्रेगनेंसी। दो प्रेगनेंसी में एज अ पॉलिसी हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर या केमिकल बेस्ड और प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड्स अपने पेशेंट को सजेस्ट करें या पर्सन को जिसको प्रेगनेंसी है, बट दे आर सो सेफ दैट दे आर अप्रूव्ड फॉर यूज इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। सो स्वीटनर यूज करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफली यूज कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना यूज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक किसी भी जो ऑन द काउंटर अवेलेबल स्वीटनर्स हैं किसी में भी कोई ऐसा इशू है। सर हम ना वी ऑलवेज टॉक अबाउट पोर्शन कंट्रोल। व्हाट एग्जैक्टली इज पोर्शन कंट्रोल? क्या पेशेंट्स को क्या समझना चाहिए कि पोर्शन कंट्रोल, कह देते हैं वी नीड टू कंट्रोल योर पोर्शन, बट व्हाट एग्जैक्टली इज पोर्शन कंट्रोल? कविता, आप बताना चाहोगे इसके बारे में? सर जैसे मैंने अपनी हेल्दी प्लेट में बताया कि अगर हम एक अपनी प्लेट, ईटिंग प्लेट लेते हैं, तो उसमें हमारा क्या पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। तो उसमें यही रहेगा कि हाफ ऑफ द प्लेट जो है हमारी वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हो। प्रोटीन का पोर्शन कितना होना चाहिए, तो वो हमारा एक, जैसे अगर हम 2 चपाती ले रहे हैं तो वी विल हैव अराउंड 1 कटोरी, हाउस होल्ड कटोरी ऑफ एनी प्रोटीन, लाइक दाल हो गई, पल्सेस हो गई, चिकपीस हो गए, लेग्यूम्स हो गए। सिमिलरली अगर हम ग्रेन्स ले रहे हैं तो वो कितने होने चाहिए, 2 चपाती हो गई, या राइस हो गया तो 1 बोल बॉइल्ड राइस का हो गया। सो ऐसे करके हम ओवर ईट ना करें जिससे हमारी शुगर्स पे इफेक्ट आए, वो बढ़े। तो इस हिसाब से हम अपना मॉडरेशन में खाना लेते हैं ताकि स्पाइक्स ना आए हमारे शुगर्स में। तो इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहूँगा। कविता ने बहुत अच्छे से पहले ही आपको प्लेट कॉन्सेप्ट बनाई, तो उसमें बेसिकली पोर्शंस ऑलरेडी डिफाइन कर दिया आपके। अब क्या है कि आप किसी भी पोर्शन को एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आप जितना भी आप एक्स्ट्रा खाएंगे कहीं ना कहीं वो कैलोरीज में कन्वर्ट होना है बॉडी के अंदर। एक नॉर्मल इंडिविजुअल अगर एक्स्ट्रा खाता है तो बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि उसको मैनेज कर सकता है। सो आपकी शुगर लेवल बढ़नी शुरू होती है, आप एक्स्ट्रा इंसुलिन सिक्रीट करते हो, शुगर नॉर्मलाइज हो जाती है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स मेंटेन रहते हैं।
एक डायबिटिक पेशेंट है, उसमें ऑलरेडी इंसुलिन सिक्रीशन कॉम्प्रोमाइज है। उस पेशेंट में इतना इंसुलिन नहीं बन रहा कि जो डे टू डे उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अब जब भी हम उसको फूड दे रहे हैं या उसको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसको एक एक्स्ट्रा इंसुलिन चाहिए बॉडी में, जो हम दवाइयों की से कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जो एंडोजेनस इंसुलिन है उसको फंक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। बट जो ऑटो सिस्टम चल रहा था, जो सेल्फ मैनेज सिस्टम है, जो बॉडी का ऑटो क्या कहना चाहिए रेगुलेशन मैकेनिज्म है, वो यहाँ पे अब काम नहीं कर रहा। हम इसको एंडोजेनस इंसुलिन के बदले हम एक्सोजेनस मैकेनिज्म्स पे डिपेंडेंट है, जो बॉडी में इंसुलिन या और हार्मोन्स को बैलेंस करता है सो दैट आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। अगर आपकी कैलोरी इनपुट ज़्यादा करती है आपने किसी टाइम पे, तो अब आपका सिस्टम तो एक्सट्रेनियसली कंट्रोल्ड है, बॉडी का अपना सिस्टम तो काम नहीं कर रहा। तो आप हर चीज़ के साथ बार बार आप डोज चेंज नहीं कर सकते, तो आपके जो कैलोरीज बढ़ने से आपका शुगर लेवल शूट अप करेंगे। आपने किसी दिन कम खाना खाया तो उस दिन आपका शुगर लेवल कम भी होगा। सो एक पोर्शन साइज अगर डिफाइंड होता है, आप डेली बेसिस पे अपना टाइम पे कंसिस्टेंट खाना खाते हैं, नॉर्मली खाने में ज़्यादा वेरिएशन नहीं करते हैं, तो आपकी डोज एडजस्टमेंट उस फूड के रिलेशन में अच्छी से हो जाती है। अगर आपकी फूड में वेरिएशन होंगी तो आपकी डोज किसी भी दवाई की एडजस्ट करनी नॉर्मली आसान नहीं होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको एक डाइट कैलकुलेट करके दी जाती है डिपेंडिंग ऑन कि आपका इतना वेट है, इतनी आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, ये आपका लाइफस्टाइल है, इन सब के बेसिस पे ये कैलोरी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें आपने इतना परसेंटेज प्रोटीन ऐड कर दिया, इतना कार्ब और इतना फैट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पेशेंट खुद इस चीज को नहीं समझ सकता कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कैसे बैलेंस हो रहा है। उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, जैसे कविता डाइटिशियन है, वो शी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे डिवाइड। जब पेशेंट एक्स्ट्रा खाता है तो एक तो वो बैलेंस खराब होता है, न्यूट्रिएंट रेशोज चेंज हो सकती है। दूसरा, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो आप, तो आप कंट्रोल डिस्टर्ब कर रहे हो। तीसरा, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो जो आपका वेट भी गेन कराएंगे। सो इसलिए पोर्शन कंट्रोल हमेशा बहुत जरूरी होता है टू मेंटेन अ गुड बैलेंस्ड ग्लूकोज लेवल्स। Sir, we have few questions. Sorry, we have few questions. If you both permit, I would like to take them. Kavita, I think you should take this question. What are your thoughts on cereals and other ready-made meals that are available for breakfast? See, most of the meals have added sugars in them, like जैसे हम चोकोज लेते हैं या उनमें प्रेजर्वेटिव्स एडेड होते हैं, तो उसकी जगह अगर हम होम कुक्ड फूड लेते हैं तो दैट इज मच बेटर आई थिंक, बिकॉज कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो है इनमें भी एडेड शुगर्स होती हैं या प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, सो उसकी जगह होम कुक्ड फूड इज ऑलवेज बेटर। So once in a while it's okay. Yes. जरूरत पड़ने पे आप ले सकते हैं, बट रूटीन में आप इनको शामिल ना करें, क्योंकि आई थिंक दे आर वेरी इजी टू ईट, बहुत इजी फूड है ये सारा। हाँ, उसकी जगह अगर हम दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप ये फूड्स भी लेना चाहते हैं, रेडी फूड्स, रेडी टू ईट फूड्स, या तो इनका भी आपको पोर्शन साइज पता होना चाहिए कि आप इतना पोर्शन ले रहे हैं तो आपकी कितनी कैलोरीज उसमें फूड में आपकी ऐड हो रही हैं। तो आइडियली वो भी आपको एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस में समझ के कि कितना पोर्शन आप रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल फूड का, उससे वो लेना चाहिए। आजकल फिक्स्ड फूड्स भी आ रहे हैं, जैसे कप ऑफ नूडल्स और ये वो सब, तो आपने गर्म पानी डाला, इट्स इजी और जो करंट लाइफस्टाइल है, हमें इन चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं है, चलते हुए आपने खाना बनाया, अकेले रह रहे हैं, खा लिया, बट आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने कार्ब्स हैं, कितनी प्रोटीन्स हैं। और हमेशा वो जो आप ऐसा फंक्शनल फूड्स कहते हैं इनको, या जो रेडी टू ईट फूड्स हैं, यू शुड ब्रिंग दोज फूड्स टू डाइटिशियन, शेयर विद हर और हिम कि ये मैं खाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए इजी टू कुक है, कैन आई टेक दिस, एंड अगर ये मेरे को खाना है तो मुझे कहाँ रिप्लेस करना है, बाकी क्या चेंज। फूड लेबल्स उसके चेक फूड लेबल्स चेक करना बहुत जरूरी है और पूरी इंफॉर्मेशन उसकी समझना भी जरूरी है। Another question is, can we eat mangoes daily for both diabetic and non-diabetic patients while they are available, means mango season में?
इसके बारे में तो सर बताएंगे बहुत अच्छा। So there is no fruit which you cannot eat. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहली चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो आप नहीं खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो बता रहा हूँ, वैसे तो कोई भी सब खा ही सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोई भी जूस हो वो अवॉइड ही करना चाहिए। किसी भी चीज का जूस हो, लोग करेले का जूस, सब्जी का जूस, दुनिया भर के कड़वे कड़वे जूस पीते हैं और सोचते हैं कि शुगर ठीक हो जाएगी। उससे कुछ नहीं होना है, वो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि आप चाहे होल फ्रूट लेते हैं या होल वेजिटेबल लेते हैं, उसमें आपके पास बहुत सारी फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो आप लूज कर जाते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू जूस। सेकेंड थिंग, जूस में आप जो है एक जो भी कार्ब होता है या फ्री शुगर होती है उसको एक कॉन्सेंट्रेट लिक्विड फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अगर आप फ्रूट खाते हैं, बिकॉज ऑफ फाइबर एंड अदर थिंग्स, उसका शुगर का एब्जॉर्प्शन ईजी नहीं होता है, तो आपके शुगर लेवल्स जल्दी शूट अप नहीं करते। बट जब आप जूस पीते हैं तो इमीडिएटली शूट अप करते हैं। दूसरी चीज, आपने रफेज सारी जो उसकी डिस्कार्ड कर दी, जिससे कि आपका बाकी खाई हुई चीजों से भी शुगर का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तीसरी चीज, जो रफेज और ये फाइबर होती है, इससे आपकी बाउल हैबिट्स नॉर्मलाइज होती हैं, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होते हैं, भूख आपको कम लगती है, आपकी बिंज ईटिंग कम हो जाती है। सो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप जूस पीते हैं तो एक बड़े ग्लास में हो सकता है आप 4 संतरों का जूस पिए, तो आपकी कैलोरी इनटेक आपकी 250, 250, 300 कैलोरीज हो जाएगी। बट अगर आप संतरा खा रहे हैं तो 2 संतरे खा के आपका पेट भर जाएगा और आप 100 या 125 कैलोरीज में फुल भी फील करेंगे, और बेनिफिट ऑफ फाइबर एंड अदर थिंग्स विल आल्सो बी देयर। सिमिलरली, आप 2 सेब खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है। आप एप्पल जूस पीते हैं तो 4 एप्पल के जूस में भी आपका पेट नहीं भरता है। सो जूस सारे अवॉइड करने चाहिए, फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंगो खा सकते हैं कि नहीं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये सवाल किसी और फ्रूट के लिए कभी नहीं पूछा जाता, एक ही फ्रूट के लिए पूछा जाता है, वो मैंगो है। सर इंडियंस का मैंगोज के अब साथ ना इंडिया इमोशनल में अटैचमेंट हाँ, है। इमोशनल अटैचमेंट है, किंग ऑफ फ्रूट है, सब कुछ ठीक है। पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है और शुगर इजीली अवेलेबल है, बिकॉज जूसी फ्रूट्स हैं, तो मैंगो उनमें से एक है। जो जिन फ्रूट्स में शुगर ज्यादा है, लीची, मैंगो, कुछ जैसे कॉन्सेंट्रेटेड होती है, डेट्स हैं, बनाना में काफी शुगर होती है, तो ये आपको जनरली अवॉइड करने चाहिए। ग्रेप्स हैं, शुगर ज्यादा होती है, बट ग्रेप्स में फाइबर भी ज्यादा होती है, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन इजीली नहीं होता। तो ये सब फ्रूट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब खा रहे हैं तो आपका कंट्रोल्ड पोर्शन होना चाहिए। जैसे कविता ने आपको बताया कि पोर्शन साइज कंट्रोल करना भी जरूरी है। ऑन एन एवरेज आप एक सर्विंग में 150 से 200 ग्राम फ्रूट खा सकते हैं, और दिन में 2 बार खा सकते हैं, 3 बार भी खाना चाहें खा सकते हैं, उसमें कोई, इट इज नॉट गोइंग टू किल एनी डायबिटीज पेशेंट। इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दीज फ्रूट्स लाइक मैंगो इज कि आप इनको जब भी खाएंगे तो शुगर आपका स्पाइक होने का चांसेस बढ़ते हैं। तो एक तो इनमें क्वांटिटी आप कम रखें, जरूरी नहीं है कि आपने 200 ग्राम खाना है, आप एक स्लाइस मैंगो का ले लें। और बेटर होता है कि आप इसको उस टाइम खाएं जब आपने कोई और खाना खा लिया, जैसे आपने डिनर किया उसके बाद एक स्लाइस मैंगो ले लिया। तो वंस इट गेट्स मिक्स्ड विद अदर फूड इन स्टमक, उसमें से शुगर एब्जॉर्प्शन आपकी कम हो जाती है, तो स्पाइक्स नहीं आती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आप टेस्ट के लिए कुछ भी खा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जिस चीज का टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो खा सकते हैं, लेकिन उसको टेस्ट तक सीमित रखें, उसको पेट भरने के लिए नहीं खाएं। सारे फूड्स ऐसे नहीं है जो आप पूरा अपनी मर्जी से क्या एड लिबर्टम कहते हैं, जितना मर्जी आप खाना है उतना खा लें और उससे आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप अनकंट्रोल्ड पोर्शन में लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो उससे भी आपके मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट आता है। सो पोर्शन साइज आपका कंट्रोल होना चाहिए। टेस्ट के लिए आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप टेस्ट नहीं ले सकते या टेस्ट का एंजॉय नहीं कर सकते, बट पोर्शन साइज कम होना चाहिए। और आइडली फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 100 चीज़ों का टेस्ट करना है तो रोज मैं 10 चीज़ों का नया टेस्ट करता हूँ। तो खाना तो मैं नाप के खाता हूँ पूरा, लेकिन 10 और ऐसी चीज़ें खाता हूँ जिसका मुझे टेस्ट रोज एंजॉय करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपका बैलेंस डिस्टर्ब करता है।
There's one more question. Can we have coconut water? Yes, why not? Yes, we can have coconut. And how many times a week? You can have daily. कोकोनट वाटर में पोटेशियम ज़्यादा होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि किडनी फंक्शन किसी का कॉम्प्रोमाइज है, जो कि डायबिटीज़ में कॉमनली हो सकता है, तो उनको नहीं देना है। दूसरा, कुछ दवाइयाँ कुछ लोगों की चल रही होती हैं जिससे पोटेशियम लेवल्स बढ़ते हैं, तो अगर उनके पोटेशियम लेवल्स हमें पता है कि ठीक चल रहे हैं तो कोई भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, तो जो मुझे आज के सेशन में अभी तक समझ में आया वो ये है कि कभी वो अगर आप डायबिटीज या प्री डायबिटीज स्टेज में हैं, आप डायग्नोज हो चुके हैं, तो ये एक टाइम है कि यू हैव टू बिकम वाइज फॉर व्हाट यू आर ईटिंग, और जो भी आपने फॉलो करना है वो रेगुलर बेस पे फॉलो करना है। और फॉर्चुनेटली जो मैं गैदर कर रही हूँ वो ये है कि इट्स नॉट द हम अपना जो जॉय है ईटिंग का उसको छोड़ें, ये डिनायल और डिप्रिवेशन वाले मोड में जाने का नहीं है। बेसिकली हमें इंटेलिजेंटली डिसाइड करना है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स। दूसरा, आपको थोड़ी अपनी हम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डायबिटीज का, डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन, DSME is known component. In fact, countries like America, they reimburse for your DSME component, that you consult a dietitian or a counselor and for diabetes management and learn self management of diabetes, and it is reimbursed by insurance. तो आपको सेल्फ मैनेजमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें खुद समझनी चाहिए। आप इजीली ऑनलाइन मिल जाती है आपको मटेरियल, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर ये खाना खा रहा हूँ तो इसमें रफली क्या पोर्शन ऑफ कार्ब क्या है, प्रोटीन क्या है, ये क्या है, और मैं जो एक्स्ट्रा खा रहा हूँ उससे क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है। दूसरा, अगर मेरे को ये खाना है तो मुझे शुगर पे क्या वॉच करना है। अल्कोहल लेते हैं लोग, अगर आपको पता नहीं है, आपने ड्रिंक ज़्यादा ली तो आपकी शुगर बढ़ने के बजाय इतनी लो हो सकती है कि आप बेहोश हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे को ड्रिंक लेनी है तो कितनी लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे मैं ले सकता हूँ, और क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो आपको हर चीज़ के बारे में वो नॉलेज होना ज़रूरी है। हेल्दी खाना जो है, आपको एक बेसिक फूड जो पैटर्न है वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट नहीं हो। इन एडिशन, for the purpose of enjoyment, you can taste any food, but make it selective. Be judicious about your food choices and make it not frequent enough to disturb your metabolic. There's one more question. Does oats, sprouts, lobia salad increase your sugar level? Pardon, please repeat. Oats, sprouts, लोबिया सैलेड मींस दालों का जो सैलेड हो गया, हाँ। वो आपके शुगर लेवल इंक्रीज करते हैं क्या? नहीं, उसमें प्रोटीन और फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो स्पाइक्स नहीं आते हैं। इट इज रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन्स, सो इट डजंट कॉज राइज इन शुगर्स। So practically any food जिसमें कार्ब्स हैं, अभी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हमें ये भी क्लियर रखनी है कि दालों में भी 80% जो कॉम्पोजिशन है कार्ब ही, मोर ऑफ बट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं तो इसलिए स्पाइक नहीं होता। जिस भी फूड में कार्ब्स हैं उससे शुगर आपकी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि शुगर नहीं बढ़ेगी। बात यह है कि कितना शार्प स्पाइक आ रहा है उसके पास। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, उसमें फाइबर भी है, उसमें आपकी प्रोटीन्स भी मिक्सड हैं, तो वो स्पाइक फ्लैटन हो जाती है। शुगर बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा जो खाने के बाद नॉर्मली बढ़ता है और फिर कम हो जाएगा। अगर आप ये रिफाइंड फूड्स ले रहे हैं तो वो स्पाइक्स आती है। तो सैलेड्स लाइक दीज आर वेरी गुड बिकॉज आपने होल से ग्रेन यूज किए, जैसे कविता ने हाईलाइट किया था प्लेट के पोर्शन में। यू शुड प्रेफर होल ग्रेन्स, you are having more fiber, you have lot of minerals and vitamins, and you have filling effect because of the fiber. सर, अभी आपने बात करी थी अल्कोहल के बारे में, तो आपने ये भी बोला अल्कोहल लेने से शुगर डाउन हो सकती हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ स्नैक ऑप्शंस आप लोगों से जानना चाहूंगी कि इफ दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, उनके लिए एक हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन क्या हो सकता है? फर्स्ट थिंग इज कि पहले तो अल्कोहल कितनी कंज्यूम करनी है वो सेफ्टी उनको पता होनी चाहिए। सो आइडियली इट इज नॉट रिकमेंडेड टू कंज्यूम मोर देन 60 ml of hard liquor, which is like rum, whiskey, or whatever, for men, or 45 ml, not more than
45 ml for women on any given day. सेकेंड थिंग इज, अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हैं या इतनी भी ले रहे हैं तो मेटफॉर्मिन स्पेशली आपका लिवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करता है, जो कि सब पेशेंट्स को, डायबिटीज पेशेंट्स को हम देते हैं। अल्कोहल के साथ भी लिवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन सप्रेस होता है, so patient can get into severe hypoglycemia. That risk is always there. Within this amount of alcohol intake usually नहीं होता, but theoretically it can happen. दूसरी important चीज है कि जब आप अल्कोहल ले रहे हैं तो क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है कि यार ये मैं ले रहा हूँ तो खाना नहीं खाऊंगा, मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी, तो उस दिन आपने खाना पूरा खाना है। दिस इज एड ऑन कैलोरीज, दिस इज एम्प्टी कैलोरीज, ना इसमें कार्ब है ना कुछ है, अल्कोहल है, दिस इज एम्प्टी कैलोरीज, बट आपने खाना पूरा खाना है सो दैट आपकी शुगर लो नहीं हो सके। इनफैक्ट थोड़ा सा भी जहां में डाउट होता है कि इस पेशेंट का हो सकता है ये ज्यादा ड्रिंक करे या कुछ, आई ऑलवेज टेल देम टू मेक श्योर दैट दे ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस, you know, before they go to bed, or in between their meal, or with drink also, you know, you have to mix something, mix it with juice, so that you give them enough calories to make sure कि hypoglycemia नहीं हुए उनका। ये फैक्टर। दूसरी चीज है, डायबिटीज में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है डैमेज टू दी नर्व्स। अगर आप ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं और रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपकी अल्कोहल की वजह से न्यूरोपैथी भी बहुत स्ट्रांगली बढ़ती है। So it is it is best avoided, but if somebody is consuming within the permissible limit, which is like moderate alcohol intake is less than 60 ml and 45 ml per day for men and women respectively, then it may be permissible. Beyond that, I would say no, strict no. And second thing is, if you are taking more than this, it is a addicting substance. You can get into addiction which can be very bad. So उससे ऊपर बिल्कुल नहीं। और for all my patients, my advice is always, if they can avoid it, best. But for socialization, if they want to drink, fine. You don't have to compromise the quality of life. आप एक सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं जहां आपको एक ड्रिंक नहीं लेने से आपको लगता है यार मैं बीच में फंस गया यहाँ पे, या मेरे को यार मैं डायबिटीज की वजह से ऐसे नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। यू शुड एंजॉय सोशल लाइफ। See, psychologically, you should be as normal as anybody else. Diabetes does not compromise your quality of life or anything, provided you are taking care of it nicely. So, ऐसा नहीं है कि strict no है, but smoking, yes, every cigarette is harmful for anybody and everybody. So, it is not just diabetes, even non-diabetes, normal individuals, smoking is a strict no for everyone. Sir, another important aspect which I would like you people to comment on is any particular recommendations for oil which we use in our daily cooking? Kavita, you want to answer? सर ऑयल्स का ये है कि मस्टर्ड ऑयल वी कैन यूज फॉर ड्राई वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट ऑयल फॉर ग्रेवी वाली वेजिटेबल्स होती हैं, एंड घी विच इज सैचुरेटेड फैट वो हम अपनी रोटी के ऊपर लगा सकते हैं। बट जो ऑयल की हमारी लिमिट इनटेक जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 3 टीस्पून्स पर डे। 15 to 20% ऑफ जो कैलोरीज हैं पूरी हमारी टोटल कैलोरीज में से 15% कैलोरीज ही फैट से आनी चाहिए। सो मॉडरेट अमाउंट में यूज करना चाहिए उन फैट को, और रोटेट कर सकते हैं हम अपने ऑयल्स को जो भी अपने घर में यूज करते हैं। वी कैन यूज सीड ऑयल्स, वी कैन यूज मस्टर्ड ऑयल, वी कैन यूज कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, लेकिन पोर्शन उनका कम रहना चाहिए। लिमिटेड अमाउंट में 3 टीस्पून्स पर डे के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। Means oils are oils. 3 teaspoons all inclusive per person per day. That is the, you know, consumption that should be the limit, and preferably you should use mix of oils, mixed oils. We can rotate the oil. Rotate, so that again, you know, is the concept of mixing or different oils. Sir, I'll take one more question. Can a person have Diet Coke if they are diabetic? You have already answered this aspect, but I want you to address this question. Yes, they can have. सर, आज मैं अपने व्यूअर्स से एक I'll say सीक्रेट शेयर करती हूँ। आज का हमारा जो लोगो है वो है एप्पल एंड अ समोसा, दैट इज वर्सेस। आप बताएंगे आज हमने ये क्या सोच के रखा?
ये मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए सोच के ये विजुअल क्रिएट करवाया, क्योंकि कॉमनली क्या होता है कि इंडिया में हम कहते हैं लोग जंक फूड खाते हैं। जंक फूड मीन्स बर्गर, पिज्ज़ा, चाइनीज फूड, ऑल दैट इज जंक फूड। हमारा समोसा जो है वो जंक फूड नहीं है, वो तो हमारा है, बेसिकली हमारा इमोशनल कंपोनेंट है उसमें, तो वो जंक फूड कैसे हो सकता है? या कचौड़ी जो खाते हैं हम, या छोले भटूरे खाते हैं, वो जंक फूड नहीं है। जंक फूड की डेफिनेशन में सिर्फ पिज्ज़ा और बर्गर और ऐसी चीज़ें आती हैं। सो दो पर्पस थे उसको सामने लाने के कि वी हैव आवर ओन वेरी नाइस, वेरी गुड टेस्टिंग जंक फूड्स अवेलेबल इन इंडिया, विच आर वेरी चीप, वेरी इजीली अवेलेबल। आपको सड़क पे पीने को पानी नहीं मिलेगा, पर कहीं ना कहीं समोसे वाला जरूर मिल जाएगा। आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपको समोसे, पकोड़े, ये सब चीजें मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, खाना मिले या नहीं मिले, फ्रूट्स मिले या नहीं मिले। दे आर चीपर, दे प्रोवाइड एनफ कैलोरीज। सो जो हमारी पुअरर क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो लोग बाहर से आते हैं काम करने, डिफरेंट सिटीज में अकेले रह रहे होते हैं, उनके लिए बहुत इजी फूड ऑप्शंस होती है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली कंज्यूम होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि though they are tasty, we are used to them, we have grown from childhood with these kinds of food, तो हमारे लिए एक वो अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। बट अगर आप उनको कंपेयर करें, आप एक एप्पल का साइज और एक समोसे का साइज देखें, तो शायद एप्पल उससे बड़ा होगा। ठीक है, बट उस एप्पल में सिर्फ 50 कैलोरीज हैं, जबकि इस समोसे में आप 300 या 350 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। नाउ इफ यू कंज्यूम वन एप्पल, तो आपकी फुलनेस जो है ज्यादा होती है, बिकॉज फाइबर बहुत है उसमें और कैलोरीज बहुत कम है। आप समोसा खाते हैं तो उसमें आप कार्ब्स खा रहे हैं और ऑयल खा रहे हैं, जिसका सेटाइटी कोशेंट वैसे कम होता है, तो आपको जल्दी भूख लगती है। अगर आप 2 एप्पल खा लें तो हो सकता है आपको 3-4 घंटे भूख नहीं लगे, बट आपकी कैलोरी कंजम्पशन 100 कैलोरीज है, और वो भी फाइबर के साथ है, तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगा, तो स्पाइक भी नहीं आएगा। बट आपने एक समोसा खा लिया तो उसमें आप 300 कैलोरीज खा रहे हैं, और हो सकता है आप घंटे बाद आपको फिर वहीं उतनी भूख लग रही है। So purpose of this visual was to highlight that we have to make a wise food choices. Now I don't, as I mentioned कि कोई भी फूड्स ऐसा प्रोहिबिटेड फूड नहीं है, आपको खाना है, टेस्ट के लिए खाना है, और वंस इन अ वीक खाना चाहते हैं खा सकते हैं। कभी जरूरी नहीं है आप पूरा समोसा खाएं, आप टेस्ट आधे से भी ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जुडिशियस फूड चॉइसेस बनानी बहुत ज़रूरी है, और एक हेल्दी फूड हैबिट बनानी अपनी ज़रूरी है। फूड जो आप रूटीन में खाते हैं, अगर आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करें तो वो हैबिट भी बनती है आपकी। सो यू हैव टू चेंज योर ईटिंग बिहेवियर टुवर्ड्स अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न। एक कॉमन क्वेश्चन और भी आता है, हमने मैंगो तो पूछ लिया, बट सबसे पहला जो पेशेंट आता है वो कहता है, हाँ जी डॉक्टर, आप पूछते हो कि आप परहेज कर रहे हैं कोई डायबिटीज के लिए? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आलू और चावल खाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आता, आपने तो यहाँ तो चावल खाना बंद कर दिया, बट जिसको साउथ इंडिया में डायबिटीज होगी उसको चपाती बनाना कौन सिखाएगा पहले? या पूरी दुनिया में चपाती खाने से तो डायबिटीज ट्रीट नहीं हो रही। सो आपने कार्ब्स कंज्यूम करने, मेजर चंक ऑफ योर फूड ऑलवेज कम्स फ्रॉम कार्ब्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप दुनिया के किस हिस्से में है, कैलोरीज आपकी कार्ब्स से आनी है ज्यादा। अब उस कार्ब्स को की फॉर्म आपकी बेक्ड ब्रेड भी हो सकती है, आपकी चपाती भी हो सकती है, आपका राइस भी हो सकता है। जो वाइट राइस है उसमें आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, उसमें शुगर, इट इज लाइक शुगर, तो आप जो कंज्यूम करते हैं आपका शुगर लेवल जल्दी स्पाइक करता है। सो सेम आलू के साथ है, क्योंकि प्योर स्टार्च है। तो ऐसा नहीं है कि आप आलू नहीं खा सकते, बट या चावल नहीं खा सकते, बट आपको इसके साथ और ऐसे फूड्स मिक्स करने हैं जिसमें फाइबर कंपोनेंट ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो, ताकि इनका ग्लूकोज जो स्पाइक आना है वो कम हो जाए। जब भी ये चावल या आलू और सब्जियों में मिक्स हो जाते हैं, या और खाने के साथ मिक्स करके आप थोड़ा पोर्शन खा रहे हैं, तो उसका जो शुगर बढ़ाने का इफेक्ट है वो बाकी चीजों से कवर हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसा कोई फूड नहीं है जो आप नहीं खा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी डाइट के बारे में समझ होनी चाहिए, और आपको एक जुडिशियस चॉइस क्रिएट करनी आनी चाहिए। और उसका सिंपल फॉर्मूला कविता ने शुरू में ही बिल्कुल बता दिया कि आप प्लेट को अपना 3 पोर्शन में डिवाइड कर लो, कि इधर मुझे इतनी वेजिटेबल्स चाहिए, इतने कार्ब चाहिए, और इतने प्रोटीन चाहिए।
अगर आप ये कर सकते हैं तो उसमें आप कुछ भी डाल के खा लें किसी भी फॉर्म में, वो आई थिंक वर्क करता है। एक्चुअली यस, जो भी हम खा रहे हैं कार्ब्स खाते हैं, सिर्फ एक एनिमल फैट है आपका, और जो ऑयल्स हैं उनसे आपको कार्ब नहीं मिलता, और एग से। बाकी वट एवर यू आर ईटिंग दे आर अ सोर्स ऑफ कार्ब, Carbs. बट यू हैव टू चूज द कार्ब विच यू आर ईटिंग. Sir, so you mean to say कि don't give up the joy of eating, but be judicious. एब्सोल्युटली. Sir, देयर इज नो प्रोहिबिटेड फूड फॉर डायबिटीज पेशेंट. पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि डायबिटिक डाइट कोई किसी तरीके से भी खराब डाइट नहीं है. इट इज पॉसिबली द मोस्ट हेल्दी डाइट दैट एवरीबडी शुड ईट. Any healthy eating habit or any healthy diet is diabetic diet. As for the joy of eating is concerned, you can enjoy your healthy eating. I am very fond of salad, so I enjoy salads. जरूरी नहीं है कि मुझे समोसा खा के उतना मजा आए जितना आपको सैलड खा के आएगा, या वाइस वर्सा. सो आपको एक आदत बनानी होती है. दूसरा, आपको एक हैबिट क्रिएट करनी होती है, एक बिहेवियर, ईटिंग बिहेवियर इंप्रूव करना है कि आप नॉर्मली हेल्दी फूड्स खाएं और हेल्दी ईटिंग हैबिट रखें, कि मंचिंग बार बार नहीं कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे आपको कैलोरीज इंटेक नहीं बढ़ रही है या शुगर स्पाइक्स में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नॉर्मल सोशल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, नॉर्मल बिहेवियर के साथ. अगर कभी आपको वाइट राइस खाने हैं और आपने खा लिए तो कोई आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया. कभी आपने समोसा खा लिया तो भी कोई क्राइम नहीं हो गया. कभी आपने मैंगो खा लिया तो भी कोई क्राइम नहीं हुआ. वर्स्ट केस सिनेरियो, एक दिन आपकी शुगर बढ़ जाएगी, अगले दिन वापस आपकी वहां पे ठीक आ जाएगी. इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डेविएशंस आपके डेली बेसिस पे नहीं होने चाहिए. दिस शुड नॉट बिकम अ रूटीन. अगर आपका रूटीन ठीक है तो ये सब चीजें आप नॉर्मल एज अ पार्ट ऑफ डाइट भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. और सर एक पॉइंट इसमें ये भी है कि हमने अपने मील टाइमिंग्स जो है वो रेगुलर रखने हैं. बहुत कोई इंपॉर्टेंट है. मील स्किप नहीं करना है, लॉन्ग गैप्स नहीं होने चाहिए हमारे मील में, और ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. खाना तीनों टाइम खाना है, टाइम पे खाना है, जैसे बताया है पोर्शन साइज कंसिस्टेंट रखना है, खाना मिस नहीं करना. ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. और एक बेसिक में जो पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपने मीठा और फ्राइड, दो चीजें अवॉइड करनी है. अगर आप ये दो चीजें अवॉइड करते हैं तो मेजॉरिटी आपका इशू फैट्स और शुगर्स का खत्म हो जाता है. sir, before we end this session, I have one more question. Can you comment on the intake of eggs and other non-veg food? सो देर इज एग्स यू वन कैन ईट. एग्स का इशू थोड़ा सा ये आता है कि जो योक होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है. So normal intake should not be more than 1 yolk per day. As for the egg white is concerned, you can take 2 or 4 also. It doesn't have any problem because egg protein is good protein. दूसरी चीज है, इंडियंस हम लार्जली वेजिटेरियन है. हम जो लोग कहते हैं हम नॉन वेजिटेरियन है, वो हफ्ते में एक दिन नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं. बाकी 21 में से 20 मील्स उनके भी वेजिटेरियन होते हैं. वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन इज ए बिग चैलेंज बिकॉज जितनी भी हम वेजिटेबल प्रोटीन यूज करते हैं, except for refined soya protein or something like whey protein which comes from milk, usually vegetable protein की bioavailability या quality poor होती है. So उसका absorption जो है वो inefficient होता है. So for 1 gram of vegetable protein you actually get something like 0.7 gram. और आप प्रोटीन बढ़ाने की आपके पास ऑप्शंस नहीं होती हैं. आप दाल कितनी बढ़ा देंगे, बट 20% से ज्यादा उसमें प्रोटीन नहीं है, उसकी भी बायोलॉजिकल वैल्यू 15% पे आ जाएगी. बट नॉन वेज फूड से, जैसे एग वाइट इज प्योर प्रोटीन, so adding that helps you in improving protein. And protein is good to keep your muscles normal, to keep your insulin sensitivity good, to improve your glucose control. satiety better होती है, भूख कम लगती है प्रोटीन्स के बाद. तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं. रेड मीट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगेन बिकम्स ए चैलेंज. ज्यादा खाते हैं तो वंस इन अ वीक मीट खा रहे हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा इशू आता है जब मीट खाते हैं नॉर्मली या नॉनवेज खाते हैं तो जो ग्रेवीज यूज होती हैं, कुकिंग जो यूज होती है, उसमें ऑयल बहुत यूज होता है. तो इट शुड बी लो फैट कुकिंग और प्रेफरेबली ग्रिल्ड और रोस्टेड और स्टीम्ड ऑप्शंस ऑफ नॉन वेजिटेरियन दैट शुड बी. Kavita, thank you
provided excellent information to our viewers. Sir, आज का summing up message. समिंग अप मैसेज यही है कि डायबिटिक डाइट नॉर्मल डाइट होती है पहली चीज। जो नॉर्मल डाइट है आजकल वो एक्चुअली मैं कई बार ये कहता हूँ, हो सकता है शायद थोड़ा गलत होऊंगा और मे बी आई एम गोइंग ओवरबोर्ड, जो आजकल घरों में नॉर्मल खाना है एक्चुअली वो हलवाइयों वाला खाना है, जिसमें ऑयल भी ज्यादा होता है, कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, खाते भी ज्यादा हैं। सो normal diet, diabetic diet is actually normal diet. That is the diet one should eat at home, everyone. Diabetic diet में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए strictly prohibited है. Only thing is you have to eat on time, eat judiciously, make judicious food choices, eat consistent amounts of food, don't skip meals, and continue to socialize as you want to, you know, live an absolutely normal life as far as food is concerned. Only thing is moderation is the key. Moderation आपको रखना ही है। Thank you, तो sir. जब Thanks. आपको समोसा और एप्पल में चूज करना हो तो एप्पल is a better choice than samosa. So the winner is apple. But certainly if you want to have a samosa once in a week, it is not going to kill anybody. Very true. Sir, thank you. And I thank all my audience to be with us. Hopefully we'll be back next, we'll come again next week with another exciting session. Thank you. Thank you so much. everyone. Thank you, Thank everyone. you. Thank Bye. you. Bye.